अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। कैसे हैं सब लोग बताइए? आ जाओ भाई सब लोग। जी हाँ बिल्कुल सही का, स्ट्रीम को लाइक भी कर दीजिए भाई यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ यार सब लोग एक्टिव हैं और पढ़ने आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे पूरा माहौल बना हुआ मिलता है ना यार, मुझे देखने में मज़ा आ जाता है कि यार आज तो भाई कमाल करने वाले हैं। क्योंकि यार अब अपन ने एक चीज़ कर ली है, आज मैं तुम लोगों को दूसरी चीज़ सिखाने वाला हूँ। जिन्होंने मेरे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, वरना प्रीवियस वीडियोस देख लेना जो अभी तक नहीं देखे हैं, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि आज मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ और कितना अच्छा करवाने वाला हूँ। तो चलो यार, आज हम लोग बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। लेकिन हाँ पहले तो भाई सबको राम राम, जैसे आ गए हैं सब लोग। चलो यार सब आ गए हैं, तो अब हम आज चालू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या कंटेंट लिया जाता है और क्यों लिया जाता है, ये भी मुझे बताना है। तो तैयार हो जाओ, कॉपी निकाल लो फटाफट, ताकि मैं जब तुम लोगों को फॉर्मेट करवाऊं तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ जाए। डेली का छोटा पाई नहीं है भाई, मुझे सीधी बात है, मुझे आई डोंट लाइक कोक, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग देख लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं चाय पीता हूँ, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ, मेरे को कोक पसंद ही नहीं है। तो चलो भाई, जैसे कि हमने पूरी पढ़ाई की है अभी तक, तो हमें लिंकिंग या लिंकिंग पिन बनाना आ गया है कि कैसे कैसे हम लोगों को चीज़ें सीखनी है, कैसे P&L अकाउंट किया जाता है। कोई बात नहीं, जो पहले भी देख रहे हैं, सबसे पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उनको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो बेसिकली रिलेटेड होने वाली है कि आप कैसे चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। गुड, वेरी गुड। जल्दी से सब लोग हेडिंग डाल लो, अब मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। वेरी गुड, सही आ गए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फटाफट हेडिंग डाल लो। ये रही हेडिंग भाई, मैं चेक कर रहा था मेरे पास कितनी स्पेस है और लिखने के लिए, सो दैट मैं जब लिखूं तो गंदा ना लगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फटाफट लिख लो यार। तो यार मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L तुम लोगों को समझाना चालू कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस की उत्पत्ति कहां से होती है, तुम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन अब बिल्कुल शांत चाहिए, कोई कमेंट नहीं करेगा और मेरी बातों पे ध्यान देगा। 5 से 8 मिनट हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छा स्पीच देने वाला हूं और उसके बाद हम ध्यान देंगे कि और क्या बातें कर सकते हैं। तो मुझे 8 मिनट के आसपास या मे बी 10 मिनट के आसपास तुम लोगों का टाइम चाहिए और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आखिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए सबसे एसेंशियल चीज है कि कोई भी कंपनी, मैं अगर किसी भी कंपनी के बारे में बात करूं, तो उस कंपनी को उस प्रॉफिट को कमाने के लिए एक चीज याद रखना, कुछ ना कुछ सेल आउट करना जरूरी है। अगर कंपनी सेल आउट ही नहीं करेगी तो खर्चे कहां से माइनस करेगी, और खर्चे माइनस नहीं होंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं निकलेगा। क्योंकि बचपन में हमने प्रॉफिट बड़े अच्छे से पढ़ा था, हमें अकाउंट्स आता हो या नहीं आता हो, आई डोंट इवन केयर। लेकिन क्योंकि वाई आई डोंट केयर, बिकॉज मैंने जिम्मेदारी उठा रखी है कि मैं तो शुरुआत से पढ़ाऊंगा, मैं तो ये समझ के चल रहा हूं कि तुम सबके सब ढोर हो। तो प्रॉफिट बचपन में हम निकालते थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यही मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस ही नहीं होगी, अगर मैं गुड्स ही नहीं बेचूंगा, तो मैं किस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा और कैसे मैं प्रॉफिट निकालूंगा, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। यानी आपके पास सेलिंग प्राइस होना जरूरी है, जिसमें से मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा, जिससे मेरा प्रॉफिट आएगा। मतलब मेरे कहने का क्या हुआ कि हाँ भाई, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है और हेल इवन मुझे लॉस भी निकालना है, चाहे मैं प्रॉफिट निकालूं चाहे मैं लॉस निकालूं, मुझे मेरी सेलिंग प्राइस या मुझे मेरी नेट सेल्स पता होना जरूरी है।
अगर मुझे मेरी सेल्स पता है तो मैं उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दूंगा और उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे बच्चे चालाक हैं, और जिन्होंने पिछले साल ट्रेडिंग P&L पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया मेरे शुरुआत के वीडियोस देखना ज़रूरी हैं इस लाइव क्लासेस के, जो कि मैं पोस्ट कर दूंगा। जिन्होंने नहीं देखे हैं अभी तक, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो तुम लोगों को बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा कि पहले ट्रेडिंग के सारे खर्चे माइनस होते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे खर्चे माइनस होते हैं, और फिर फाइनली जाके मेरा नेट प्रॉफिट आता है। मतलब शुरुआत होती है हमारी सेल्स से, क्योंकि हमारा ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसी भी कंपनी का, नो मैटर व्हाट, मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, किसी भी कंपनी का बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ एक है, और वो है हमारी नेट सेल्स। लेकिन नेट सेल्स तो 12th में कहलाती ही नहीं है। नेट सेल्स में इसका नया नाम होता है भैया, लिख लो सब लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। I don't want maths buddy, I don't want maths, I hate maths। देख लो भाई, यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से लिखो, उसके बाद मैं तुम लोगों से आगे, सॉरी यार, आगे की बात करूंगा। जल्दी से लिख लो इसको। हमारा फाइनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। चलो भाई, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनना चालू होता है। कोई भी कंपनी को अगर प्रॉफिट निकालना है तो सीधी सी बात है, उसको गुड्स को सेल आउट करना जरूरी है। अगर वो गुड्स को सेल आउट नहीं करेगी कंपनी, तो कभी भी प्रॉफिट नहीं निकाल सकती है, क्योंकि प्रॉफिट का बचपन से फॉर्मूला सीखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको बनाना है या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी निकालना है, तो आपको सबसे पहले बेस चाहिए नेट सेल्स। और नेट सेल्स अगर आप जानते हो तो भैया इस साल में वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। रेवेन्यू मतलब कितना इनकम आई, कितना पैसा आया। फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब जो भी हम काम करते हैं उसके थ्रू। ऑपरेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग, वेदर यू प्रोवाइड सर्विसेज, वेदर यू प्रोवाइड गुड्स और एनीथिंग एल्स, ये सारी चीजें ऑपरेशंस के अंदर कवर हो जाती है, इसलिए उसको ऑपरेशंस नाम दे दिया जाता है। नाउ याद रखना, अब मैं इसलिए बोलता हूं कि टेक्निकली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैं बोलूंगा अच्छा बेटा वहां से लिंक करो, अच्छा बेटा यहां से लिंक करो, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि आखिर ये इंसान बोल भी क्या रहा है। हमारे दिमाग में जाए या ना जाए वो भी चीज तो जरूरी है। तो याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारी ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ एक है, और वो है सेल्स। यानी जो मैं मेहनत करता हूं, जिस मेहनत के थ्रू मैं कमाता हूं, वो मेरी सिर्फ एक इनकम है, वो है नेट सेल्स। मतलब मैंने बोला था मेरी ऑपरेटिंग इनकम मेरा नेट सेल्स है। बाकी अगर नेट सेल्स के अलावा कोई भी इनकम हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कैसी इनकम है, कहां से हुई है, कहां से पैसा आया है, मुझे रेंट मिला है या क्या, वो सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी, जिनको हम अदर इनकम्स भी बोलते हैं। मुझे रेंट रिसीव हो गया, मुझे डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, फर्क नहीं पड़ता पैसा कहां से आया है, वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखना, मैं तुम्हें बहुत सिंपल से वर्ड्स में इनको समझा सकता हूं कि अगर मेरा बिजनेस पार्ले जी बेचने का है, तो पार्ले जी बेच के मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वो मेरे ऑपरेशन की इनकम है, वो मेरे प्रोडक्शन की इनकम है, वो मेरी मेहनत की इनकम है। और पार्ले जी के अलावा मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको बेच के पैसा आ जाता है, मान लो मैंने कहीं पे चाइनीज का ठेला खुलवा रखा है, वहां से पैसा आ जाता है, लेकिन मेरा कोर काम पार्ले जी का है, तो कहीं और से अगर मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, और उसको मैं नाम दूंगा अदर इनकम्स। अदर इनकम के अंदर मैं उसे डाल दूंगा। तो ये तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए कि ऑपरेटिंग इनकम होती है एक, बाकी उसके अलावा कोई भी इनकम हो जाए तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तुम्हारा फर्नीचर का काम है, फर्नीचर से होने वाली इनकम तुम्हारी ऑपरेटिंग इनकम। फर्नीचर के अलावा किसी और चीज से इनकम हो जाए, सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब वॉट एवर यू डील इन इज योर ऑपरेटिंग इनकम। ये मैं सिखा चुका हूं वैसे तो, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि तुम और मैं डिस्कशन कर रहे हैं तो कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। नाउ इससे ये पता चला कि अगर, ध्यान दीजिएगा भाई, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो मुझे सबसे पहली चीज तो लेनी पड़ेगी भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगी अदर इनकम्स,
क्योंकि प्रॉफिट तभी आ सकता है जब मेरे पास टोटल इनकम हो। अगर मेरे पास टोटल इनकम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मैंने कितना कमाया है, तो मैं ये भी नहीं पता कर सकता कि मैंने कितना उसमें से प्रॉफिट निकाला। बिकॉज प्रॉफिट निकालने के लिए आई नीड टू नो माई कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम। जैसे ही मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को ऐड किया, मैं लाइन खींच के यहां पे लिख सकता हूं टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हुआ, ये आ जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, किसी को भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं चाहे तो इसको प्लस जो लिखा है इसको सेकंड करके भी प्लस लिख सकता हूं कि मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने सबसे पहले अपनी बेसिक इनकम ली जो मेरी सेल्स के थ्रू आती है, जिसको अभी लेटेस्ट में नाम दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने उसमें प्लस किया बाकी कहीं से भी कमाई हुई इनकम को, जो भी इनकम दी हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें बुक में लिखा मिलेगा अदर इनकम सी, हो सकता है बुक में लिखा हो डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो क्या है, अदर इनकम है या नहीं है, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए मुझे कहीं से तो शुरुआत करनी थी, और बाबा जी ने बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट के बिना शुरुआत हो ही नहीं सकती। सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ऐड हमने उसमें किया अदर इनकम को, यानी बाकी सारी इनकम भी जो है, अदर इनकम आप जानते होंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ सेल्स आती है, तो हमने अदर इनकम को ऐड किया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। इससे हमारा टोटल रेवेन्यू निकल आया। अब क्योंकि मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया है, देखो बच्चा लोग सारे के सारे यहां पे, बिकॉज आई हैव टेकन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आई नो मुझे पहली स्टेप में ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे माइनस करने के लिए यहां पे मैं सबसे पहले लूंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जल्दी से लिख लो, मैं आगे के लिए वेट कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखने के बाद अगर आपने लिख लिया है तो हमें यहां पे नेक्स्ट दिखाना पड़ेगा परचेजेस of stock in trade। लेट्स सपोज टोटल रेवेन्यू हमारा थर्ड था, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फोर्थ हो जाएगा और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमारा फिफ्थ हो जाएगा। ये हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये हमें माइनस करते चलना है, बिकॉज ये हमारी कॉस्टिंग है। ठीक है, नाउ मैं समझाना चालू करता हूं यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। देखो भाई, आपको यहां पे ये समझना जरूरी है कि हम जो बात कर रहे हैं यहां पे वो बेसिक से चालू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं। यानी हमारा सोर्स जो है वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। देखो यार, कोई भी इंसान डायरेक्टली नेट प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट विदाउट हैविंग द सेल्स। सेल्स होगा, सेल से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकलेगा। यही रूल है, यही रेगुलेशन है, यही तरीका है। जब तक ये तरीका नहीं होगा तब तक नहीं निकाल सकते। यहां पे मैं जो फंडा अपना रहा हूं, यहां पे जो मैं चीजें कर रहा हूं, मैं 2 मिनट में तुम्हें बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देता हूं। मैंने ट्रेडिंग से उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग बीच में कंफ्यूज हो। तो जो तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से उठाया सेल्स सबसे पहले, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी एंड जर्नी जो है वो खत्म होने वाली है नेट प्रॉफिट पे। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि बाबा जी पीछे पड़े हुए हैं कि नेट प्रॉफिट निकालना है, और नेट प्रॉफिट जो निकलता है आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकलता है। तो मेरी जर्नी चालू होती है ट्रेडिंग अकाउंट के सेल से, लेकिन मैं जैसे ही उसमें ऐड करता हूं अदर इनकम, मैं सीधे सीधे उसको पहुंचा देता हूं P&L अकाउंट में। क्योंकि अगर मैंने सेल से ट्रेडिंग अकाउंट से चालू किया है, देख लीजिए सब लोग, अगर मैंने सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट से लिया है तो अदर इनकम को मैंने P&L से लिया है। नाउ आई डोंट बॉदर अबाउट कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली माय गोल इज नॉट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट बट टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। तो अगर मैं स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट भी आंसर निकालता हूं तो मेरा चल जाएगा। ये मैथ्स नहीं है जिसमें मेरी मार्क्स कटेंगे। नेगी साहब, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने सेल्स उठाई, अदर इनकम मैंने उठाई P&L अकाउंट से। अब सबसे पहले जो मैं एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, ध्यान देना बेटा लोग सब, क्योंकि रीति रिवाज यही कहता है सबसे पहले खर्चे माइनस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। तो सबसे पहले मैं खर्चे माइनस कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के, उसके बाद मैं खर्चे माइनस कर दूंगा P&L अकाउंट के।
जैसे ही ये मैं माइनस करूंगा, मेरा जो फाइनल आंसर आएगा मैं प्राउडली उसको नेट प्रॉफिट कह सकता हूं। मेरे ख्याल से अभी मैं क्लियर हो रहा हूँगा। सब लोग एक बार चेक कर लो, राइटिंग भयंकर गंदी है, लेकिन फिर भी तुम लोग अगर समझ पा रहे हो तो तुम लोग समझ रहे हो कि यस मैंने शुरुआत की ट्रेडिंग से, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज सेल्स उठाया ट्रेडिंग से, ये लिखा हुआ है। फिर अदर इनकम उठाई मैंने P&L से, जितनी इनकम उठा सकता था सारी इनकम्स उठा ली। फिर एक्सपेंसेस सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के माइनस करूंगा, फिर बाकी एक्सपेंसेस P&L अकाउंट के माइनस करूंगा। बताइए यहां तक आया कि नहीं? एक बार और करूंगा मैं, बिकॉज मुझे तो तुम लोग के कंसेप्ट स्ट्रांग बनाने ही है। आई डोंट केयर व्हाट, बट अगर तुम लोग के कंसेप्ट नहीं बनेंगे तो मेरा पढ़ाना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सीधी सीधी बात है। चलो सब लोग कमेंट करोगे और मैं सब लोगों के लिए वेट करूंगा। एक बिजनेस पैसा कहां से कमाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक बिजनेस पैसा कहां से कमाता है? बहुत शानदार बात कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बात कर रहे हैं आप। एक बिजनेस पैसा कमाता है नेट सेल्स के थ्रू, और जिसको नाम दिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे को किसी ने बोल दिया तुम तो मुझे शुद्ध लाभ कमा के बताओ। मेरे को साफ साफ बोला गया है बताओ भैया शुद्ध लाभ कहां से होता है। मैंने कहा ठीक है सर जी, आप बोल रहे हो शुद्ध लाभ की बात है तो मैं आपको शुद्ध लाभ बता देता हूं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यहीं पे आगे आता है कि कृपया करके मुझे बताया जाए कि एक तो हो गई सेल्स इनकम, अगर कोई और इनकम मैं कमाता हूं तो मुझे बताइए कृपया करके, क्या मैं उसको, सॉरी यार मैं अदर इनकम लिख रहा था, मैंने अदर लिख दिया, क्या मैं उसको अदर इनकम नाम दे सकता हूं? जस्ट टेल मी इफ आई एम अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम सेल्स। सेल्स को तो मैंने नेट सेल्स बोल दिया, अगर उसके अलावा मैं कहीं से कमाता हूं पैसा तो क्या मैं उसे अदर इनकम नाम दे सकता हूं? ठीक है, बिल्कुल दे सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही मैंने सारी इनकम जोड़ दी, क्योंकि तुम लोगों को मैंने सिखाया है और तुम लोग भी कंसेप्ट्स मेरे साथ स्टिक कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं कि भैया सबसे पहले मैंने इनकम जो उठाई वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम उठाई। ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरी इनकम होती है, देख लो भाई लोग, वो होती है मेरी नेट सेल्स, और जो अदर इनकम होती है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता हूं। और वो अदर इनकम जो होती है वो अदर इनकम होती है रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड में भी, ये सारी चीजें। यहां तक सबको समझ में आया कि मैंने नेट सेल्स उठाई ट्रेडिंग अकाउंट से और अदर इनकम उठाई P&L अकाउंट से। इस चीज को बहुत सही तरीके से बोला गया था एक मैसेज में, मेरे ख्याल से डेजी ने बोला था, किसने बोला था कि इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स और हम इकट्ठा आंसर निकाल रहे हैं। तो वो बिल्कुल सही चीज थी कि हमने दोनों चीजों को लिखा, हमने सारी इनकम को लिख दिया कि अगर मैं ट्रेडिंग P&L को टोटलिटी में मिला लेता हूं, मैंने ट्रेडिंग P&L को उठाया और टोटलिटी में मिला लिया, लमसम में मिला लिया, तो भैया ट्रेडिंग से अगर कोई इनकम निकल के आई तो वो नेट सेल्स थी, और अगर P&L से कोई इनकम निकल के आई तो वो अदर इनकम थी। इसके अलावा इनकम होती ही नहीं है, चाहे ट्रेडिंग ढूंढ लो चाहे P&L ढूंढ लो। क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे यस और नो चाहिए। नेट सेल्स और अदर इनकम के अलावा कोई इनकम होती ही नहीं है, यस और नो बता दीजिए। बराबर सही बोल रहे हो तुम लोग, बिल्कुल, इसके अलावा कोई इनकम है ही नहीं, या तो सेल्स होगी या बाकी इनकम जो होगी कोई और, वो अदर इनकम कहलाने लगेगी, जो भी है। तो यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं एक तरीके से, जो मेरा आंसर आएगा इनको प्लस करके वो आएगा टोटल इनकम, और इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं, टोटल रेवेन्यू। ये मैंने टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू बता दिया भाई कि ये मेरी टोटल इनकम हुई है। क्या मेरे शूरवीरों आपको यहां तक समझ में आ गया कि मैंने टोटल रेवेन्यू कैसे निकाल लिया? इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट मैंने टोटलिटी बता दी कि मेरी इतनी इनकम हुई है। क्या यहां तक क्लियर है? चलो क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया, अब मुझे इसमें से कॉस्ट माइनस करना चालू करनी है। तो चलो भाई मैं कॉस्ट आपको अलग से लिख के बताता हूं और एक एक कॉस्ट में समझाते जाता हूं। आपको यह तो पता होगा कि कॉस्ट पूरी की पूरी माइनस हो जाएगी किस में से भाई? हमारे रेवेन्यू में से।
चलो तो कॉस्ट माइनस करना चालू करते हैं। सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब आप मुझसे पूछोगे ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है? इट्स नथिंग बट जितना भी आपका मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन आपने कर लिया है, वो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाता है। डरने की बात नहीं है, और ना ही ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बेसिकली कंप्राइज ऑफ कि भैया किस तरह के गुड्स जो थे, कितने गुड्स, जो बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते इसके अंदर। अगर मैं टेक्निकलिटी में जाऊं तो इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि ये नंबर ऑफ गुड्स हैं या अमाउंट ऑफ गुड्स हैं जितने के जितने प्रोडक्शन में यूज किए गए हैं, और इसलिए इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोला जाता है। फिर हमने कुछ परचेजेस भी की होंगी भाई, तो यहां पे नेक्स्ट आता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो पहला हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा हो गया परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नाउ व्हाई आई एम डिडक्टिंग द परचेजेस, द टोटलिटी ऑफ परचेजेस? द रीजन इज बिकॉज ये परचेजेस करंट ईयर की हैं और ये करंट ईयर के प्रॉफिट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगी। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया आपका, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया। नाउ जिन्होंने भी, मैं इसको हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये लो भाई, जिन जिन ने ये फॉर्मूला चैट में लिख दिया है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बिल्कुल जीनियस हो और तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या करवा रहा हूं। बहुत सही जा रहे हो, और मेरी बात सुनते चलना। साल के शुरुआत में, मतलब ये साल शुरू हुआ, जैसे अभी हमारा 2020 चल रहा है, अप्रैल 1 से आपको मालूम होगा नया अकाउंटिंग ईयर चालू हो चुका है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। इतना तो 11th में आप सीख चुके हो। तो मैं सबको बता रहा हूं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिनको नहीं भी आता ना, अगर जिन्होंने 11th में ध्यान नहीं दिया, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल आपका चालू हुआ, आपके पास 1 अप्रैल में बिजनेस में ऑलरेडी रॉ मटेरियल बिजनेस में पड़ा हुआ था एक साइड पे। मान लो आपके पास पनीर पड़ा हुआ था, पिछले साल का पनीर समझ रहे हो ना आप? बढ़िया पनीर से अच्छे रेस्टोरेंट में बढ़िया चीजें बना के बेचते हो, ठीक है? आपके पास पनीर का स्टॉक पड़ा हुआ था, मान लो 10,000 रुपए का। अब आप यार साल शुरू हो गया है, तो ऐसा तो है नहीं ये बोलोगे हे हैप्पी अकाउंटिंग ईयर और उठा के पनीर फेंक दोगे। ऑब्वियसली आपके पास अगर बचा हुआ है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में भी कंज्यूम करोगे या नेक्स्ट ईयर में यूज करोगे प्रोडक्शन के लिए। तो आपके पास 10,000 का पड़ा हुआ था जो पनीर ऑलरेडी यूज करने के लिए, वो था यार आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? आपने इसको प्रोडक्शन में लगा दिया, आपने प्रोडक्शन में यूज करना चालू कर दिया। मेरे पास 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्यों फेंकूं, मैं इसको यूज करूंगा। फिर आपने इस ओपनिंग स्टॉक में ये समझ में आया कि यार जो मेरे पास पिछले साल का पनीर पड़ा था, जो मैं करंट ईयर में यूज कर रहा हूं, इसको मैं पूरे साल नहीं चला सकता। मे बी महीने भर के लिए चल जाएगा, मे बी 1.5 महीने के लिए चल जाएगा, 2 महीने के लिए चल जाएगा ये, लेकिन मुझे और पनीर खरीदना पड़ेगा ही। तो आपने क्या किया, डाउन द लेन इस साल के लिए, करंट ईयर जो आपका चल रहा है, आपने 50,000 का पनीर और खरीद लिया। तो ये आपकी 50,000 की परचेजेस हो गई, ठीक है भाई? यानी अब आपने टोटल 60,000 का आपके पास पनीर हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। यू हैव 60,000 वर्थ ऑफ पनीर इन हैंड। फिर साल के एंड में आपके पास 15,000 रुपए का पनीर बच गया, जिसको आपने नाम दिया क्लोजिंग स्टॉक। आप फिर माथा पकड़ के बैठ गए, बोला यार शिट यार, मेरा इस साल फिर 15,000 रुपए का पनीर बच गया है, मतलब अब इसको मेरे को नेक्स्ट ईयर लेके जाना पड़ेगा 2021 में। यानी आपके पास जो इस साल पनीर की खपत हुई, जो आपका पनीर यूज हुआ, वो 45,000 रुपीज का था। बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि मैंने यहां पे पूरा आपको बता दिया है। तो 45,000 जो आपका आया वो था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं लिख देता हूं, बिल्कुल सिंपल है यार। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो तुम सीख गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है फिर? कुछ नहीं। इसमें स्टॉक के साथ साथ, अभी तो अपन ने मटेरियल लिया था,
मटेरियल मतलब मैंने स्टॉक लिया था, अभी सीधी सीधी बात है, अभी सिर्फ अपन ने स्टॉक की बात की थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो भी गुड्स बेचे हैं, मान लो भैया मैंने गुड्स बेचे मार्केट में 5 लाख रुपए के, लेकिन उनको बनाने की जो कॉस्टिंग है भाई, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेबर को दे दिया, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर वगैरह, कोल फ्यूल गैस दे दिया, ये सब मिला के उनकी जो कॉस्टिंग आई थी वो 4,50,000 थी। तो 4,50,000 विल बी माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये पूरा फॉर्मूला यही रहता है। ऑब्वियसली इसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी सिर्फ सुनना, बिना बात के कोई कमेंट नहीं चाहिए मुझे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओपनिंग स्टॉक होता है, क्योंकि भैया मेरा रॉ मटेरियल तो यूज हो गई होगा प्रोडक्शन के लिए, प्लस परचेजेस भी इसमें ऐड होती हैं, क्योंकि मैं परचेज करता ही प्रोडक्शन के लिए हूं। तो जो परचेज किया है वो भी ऐड होगा, जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है वो भी ऐड होगा, दोनों ऐड होंगे। प्लस ऑब्वियसली गुड्स बनाने में खर्चे आते हैं, आपको वेजेस देनी है, 2-3 लोग जो सबका काम देखते हैं उनको सैलरीज पे करनी है, आपको पावर का बिल भरना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, बेसिकली कोल फ्यूल गैस देखना है आपको, मतलब आपको फ्रेट इन्वर्ट देखना है, आपको कैरिज इन्वर्ट देखना है, मतलब आपको बहुत सारे खर्चे देखने। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना चालू किया। तो मतलब माइनस इन द सेंस पूरे खर्चे प्लस कर रहा हूं मैं अभी। तो आपने ओपनिंग स्टॉक लिया, उसमें खर्चा ऐड किया परचेजेस का। ओपनिंग स्टॉक खर्चा क्यों है, क्योंकि अगेन वो स्टॉक प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, और रॉ मटेरियल अपने आप में एक खर्चा होता है। परचेजेस और खरीदना पड़ा, खर्चा हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे किए मैन्युफैक्चरिंग में, वो खर्चों को भी जोड़ दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने का लॉजिक बता दिया है मैंने तुम्हें। जब मैंने उस साल में उसको यूज ही नहीं किया तो उस साल की कॉस्टिंग में जोड़ो क्यों, सीधी बात है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये नहीं बिका, सीधी सी बात है। जब बिका ही नहीं तो मैं उसको क्यों जोड़ूं। समझ में आया या नहीं आया? ये COGS 4,50,000 ऐसे ही आया, सबको जोड़ जाड़ के। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यहां पे चेक कर लो, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंतर है, अगर ध्यान से देखो आप तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो एक और बहुत अच्छी चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं, और तुम लोग बोलोगे मजा आ गया, शायद इसलिए हमने सीखा था। क्या सबको मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ याद है? हाँ या ना में जवाब दिया जाए। जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, क्या सबको याद है? मैंने शुरुआत में मेहनत सिर्फ एक कारण से की थी, मोहम्मद सैम, ध्यान देना। और वो इसलिए ताकि कभी भी मैं तुम्हें अगर समझाना चाहूं और तुम्हारे माइंड में कुछ इंप्रिंट करना चाहूं तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाए। चलो देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको याद होगा ट्रेडिंग में अपन सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेते थे, उसके बाद नेट परचेजेस, उसके बाद टू वेजेस जो अपन लेबर को देते हैं, एंड मैंने आपको बताया था उसके बाद सैलरीज लिखा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था ऑक्ट्रॉय, भाड़ा वगैरह जो भी शिपिंग चार्जेस वगैरह या जो भी आप देते हो वो ऑक्ट्रॉय इसके अंदर आ जाएगा। कैरियज इनवर्ट भी इसके अंदर आएगा। अगर फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो तो फैक्ट्री का रेंट भी इसी के अंदर आएगा। फिर उसके बाद कोल, फ्यूल, गैस एंड पावर इसी के अंदर आएगा। सबको ये याद है या नहीं मुझे ये बता दो भाई बस। देख लो भाई एक बार प्लीज, जो मैंने लिखा है वो पूरा देख लो। काशवी आपको बिल्कुल मिल जाएगी लिंक, बिल्कुल मिल जाएगी। सबको ये याद है? बाय साइड हम लेते थे नेट सेल्स और बाय साइड हम लेते थे क्लोजिंग स्टॉक। मोहम्मद सेम ये तुम्हारे लिए ध्यान देना, क्योंकि मैं यहां पे जादू दिखाने वाला हूं और मैं चाहता हूं उस जादू को तुम बहुत अच्छे से देख लो। बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक लेते थे, ठीक है। अब आपको पता होगा जो एक साइड रहते हैं वो सारे प्लस प्लस होते हैं, जो दूसरी साइड रहते हैं वो माइनस माइनस होते हैं। अगर तुम इस साइड को प्लस लोगे तो ऑटोमेटिकली ये साइड माइनस हो जाएगा, और अगर तुम उल्टा करना चाहते हो,
अगर तुम इस साइड को माइनस लोगे तो ये वाला साइड ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ये तो तुम्हें पता होगा, आई होप ये बहुत बेसिक चीज है जो तुम्हें क्लियर होगी। किसी भी साइड को प्लस लोगे तो उसका ऑल्टरनेट साइड माइनस हो जाएगा, समझ में आना चाहिए ये चीज। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया ना वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, बस जो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट 11th में सीखा है उसी को उन्होंने उतार दिया। देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, दोनों सेम साइड है इसलिए दोनों प्लस हो रहे हैं मोहम्मद सेम। देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, उसमें से मैंने माइनस करा क्लोजिंग स्टॉक को, यानी ये था थर्ड। सिर्फ अगर मैं स्टॉक को लेता हूं, पहला था ओपनिंग स्टॉक, ये स्टॉक ही है, परचेज ये भी अपना स्टॉक का पार्ट है, और क्लोजिंग स्टॉक ये भी अपना स्टॉक का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, इससे मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। कैसे आया? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही आया ना भाई? देख लो एक बार अच्छे से। मैंने क्या किया, 1 2 और 3 क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जस्ट ऑपोजिट एंड में था। क्या सबको क्लियर है ये चीज? और अगर सिंपल सी बात है, मुझे यहां पे कोई अगर बोल दे भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो पूरा, ठीक है भाई, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लूंगा। ओपनिंग स्टॉक, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, ये रहा मेरा नेट परचेजेस, सबको दिख रहा है ना ध्यान से, ये रहा नेट परचेज मेरा, और ये मेरा सबसे टॉप पे ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मोहम्मद सेम, समझ में आया मैंने इनको प्लस क्यों किया सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को? क्योंकि टू वेजेस एंड सैलरीज, टू ऑक्ट्रॉय, कैरियज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, कोल फ्यूल गैस, ये सारे ओपनिंग और नेट परचेजेस के जस्ट नीचे ही दिए हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को प्लस कर दिया। ध्यान दीजिए जल्दी से। तो यहां मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने तीनों को प्लस किया, और उसमें से माइनस कर दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पे है, तो मैंने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं उसका आंसर यहीं पे है। तुम बोल रहे होगे अरे बाबा जी अभी तक प्रॉफिट क्यों नहीं आया इससे? अरे प्रॉफिट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं सारे खर्चे ही खर्चे तो ले रहा हूं, मैंने यहां पे इनकम तो कुछ ली नहीं ना, जिसके कारण मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। जो यहां पे बीच में किसी को डाउट आया था कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं है भाई, किस कारण से नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है या किसी भी तरह की इनकम निकालनी है, हेल्थ कुछ भी निकालना हो, उसके लिए मुझे सेल्स को इंक्लूड करना जरूरी है। अभी तो सिर्फ मैं खर्चे इंक्लूड कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक अपने आप में खर्चा, परचेजेस अपने आप में खर्चा, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने आप में खर्चे, क्लोजिंग स्टॉक वो रॉ मटेरियल, वो सेमी फिनिश्ड या अनफिनिश्ड गुड जिसको आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए पूरी तरह से, तो वो भी अपने आप में खर्चा, वो भी अपने आप में एक बर्डन दिमाग पे। तो जब मैंने सारे खर्चे 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 ले लिए तो मेरा आंसर भी खर्चा 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 आएगा। तभी जब मेरा कॉस्ट, यहां पे भी कॉस्ट था, जब मैंने मटेरियल कंज्यूम निकाला था वो भी कॉस्ट था क्योंकि मैंने सारे खर्चे लिए थे, जब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला तो भी मेरे खर्चे क्योंकि मैंने खर्चा लिया था। लेकिन जैसे ही आपने यहां पे नेट सेल्स को इंक्लूड कर लिया क्लोजिंग स्टॉक के साथ, और इन सबको जब माइनस किया जो डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज दिए, तब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि मैंने पूरे तरीके से बता दिया कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? पूरा आंसर इसी से निकलता है, इतना इजी है, बस इतना डेप्थ में कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए अगर अकाउंट्स को जीतना है तो। अगर आ गया है तो मैं मजा ही आ गया, फिर तो क्या बात है, बहुत शानदार। एक बार फिर से मेरी लास्ट बार बात सुनोगे ताकि सबको क्लियर हो जाए, सबको क्लियर हो जाए। अब यार वापस टॉपिक पे आ जाऊं मैं 2 मिनट में तुम लोगों को समझा देता हूं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी एक हाफ टाइम तक ही तुम्हें समझाना है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बिना बात के परेशान हो जाओ, ठीक है भाई? तो अपन ने शुरू किया था रेवेन्यू से बेसिकली। सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें बताई थी जो लेनी है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आई एम नॉट लाइकिंग इट, फिर से करते हैं, चलो। ये हमने इनकम ली थी जिसको अपन हिंदी में नेट सेल्स भी बोलते हैं, समझ जाओ।
है ना, भावनाओं पे जाना। सबसे पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, यानी नेट सेल्स लिया, उसमें हमने ऐड की अदर इनकम्स को। अदर इनकम, अब हमने पैसा कहीं और से भी कमाया हो, हमने सारा पैसा उठा के इसके अंदर लिख दिया, अदर इनकम्स में ऐड कर दिया। ये हमारे पास हमारी टोटल इनकम आ गई, या और इसको नाम देते हैं जो हम, वो है टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, खुशी ने पूछा है क्यों निकाला। 2 मिनट दो मुझे, मैं समझा रहा हूं आपको मैंने क्यों निकाला। ये टोटल रेवेन्यू मेरा आ गया भाई, मैंने इसको डबल लाइन कर दिया। चलो अभी के लिए तो मैंने डबल लाइन कर दिया। मैंने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, अदर इनकम को मैंने ऐड किया, मेरी हर जगह की इनकम आ गई मिला के टोटलिटी में। अब आगे क्या करेंगे, मुझे सबसे पहले एक्सपेंसेस निकालना पड़ेंगे, या मेरी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि मैंने क्या क्या खर्चे किए हैं मेरे भाई। तो चलो यार एक्सपेंसेस निकालना चालू करते हैं। आखिर मैंने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं जो कि मेरे ओवरऑल माइनस हो जाएंगे। कार्तिक काफी लेट नहीं हो गए तुम? चलो, तो एक्सपेंसेस में क्या होगा, जैसे खुशी ने मुझसे पूछा, खुशी असवानी ने, कि यार बाबा जी जब ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉग से निकला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से निकाला हमने ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्यों निकाला? क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आप इस साल बनाना सीखोगे, उसमें आपको दिया हुआ हो सकता है कहीं पे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंसेस में। अगर आपको ये लिखा दिख गया, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि यार खुशी, अपन ने तो सीखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको पता ही नहीं है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और मेरा काम है आपको सिखाना, यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो हमने सीख लिया। तो भैया हमने फाइनली पता किया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, और अगर कभी क्वेश्चन में हमें लिखा मिल जाता है तो हम उस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को सीधे सीधे लिख देंगे, हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम सीख चुके हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है। मतलब मेरी बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मतलब इन केस आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में लिखा दिख गया, यानी इसके अंदर ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है, यानी इसके अंदर ऑलरेडी नेट परचेज है, यानी इसमें से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, ये 3 चीजें ऑलरेडी इंक्लूड की जा चुकी हैं। सही बोल रहा हूं या नहीं? बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग स्टॉक भी आ चुका है, नेट परचेजेस भी आ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक भी आ चुका है। अब आपको क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ था परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो आप एक बात बताओ, क्या मैं परचेजेस को अलग से लूंगा या नहीं लूंगा? अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या मैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को अलग से लूंगा या नहीं लूंगा? क्या बात है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो, हमने कबर खोद दी है, क्योंकि हमें मालूम चल गया है कि कैसे करा जाता है। अनीश भाई, अब क्लियर हुआ आपको? मैं इसलिए यहां तक सस्पेंस लेके आया था, बिकॉज अगेन तुम लोगों को समझाना, वो भी ऑनलाइन बैठ के, भाई बहुत टफ टास्क होता भाई। कितना अच्छा आंसर दिया अनीश ने भाई। नो सर, ऑलरेडी परचेजेस इंक्लूडेड। यही तो चाहिए था कि मैं आंसर ना बताऊं, तुम आंसर बताओ। पढ़ाऊं मैं ऐसा कि मुझे बोलने की जरूरत ही ना पड़े, तुम लोग खुद अपने मुंह से आंसर दो। वेरी गुड। तो अगर आपकी बुक में परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के नीचे, अगर आप फॉर्मेट देखो तो वो उसने उन्होंने इसलिए दे रखा है कि इन केस अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया है तो आप परचेजेस को अलग से लिख सको।
मैंने कर दी ना यार काशवी, और लो, मैं और छोटा कर देता हूँ, ये लो, इससे ज़्यादा है नहीं अपने पास लिखा हुआ, लो भाई, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। वेरी गुड। आपको इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको बस यहीं पे छोड़ के जाऊंगा आज। ये वो क्लास थी जिसने आपके 11th के कंसेप्ट्स, मेरी शुरुआत की ली हुई क्लासेस और 12th को जोड़ने में मदद की है, क्योंकि बैलेंस शीट वॉज नॉट अ टफ टास्क, दिस इज टफ टास्क जो आज हमने किया है। इट वॉज वे मोर इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी कि ये कंसेप्ट तुम्हें सही समझ में आए। I can continue even after this, but that will make no sense. Ultimately, you will get confused. और जब मेरे पास पूरा साल भर है तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा at any cost. मेरा मानना ये है 1 महीने की देरी से अगर तुम्हारा पूरा साल बन सकता है तो बस फिर तो तुम मेरे पे छोड़ दो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि अपन ऐसे ही बैठ के पढ़ाई करते रहें, मैं चाहूँगा आप ऐसे ही मेरी बात सुनते रहें, सो दैट मैं जब भी आपके साथ बैठूँ एक अलग ही माहौल बना रहे। डोंट थिंक अबाउट द सिलेबस, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट, जस्ट मेक श्योर ये 1 महीना जब तुम मुझे दे रहे हो इतने डेडिकेशन के साथ दो कि पूरा साल तुम्हारे लिए ईजी होता चला जाए। अगेन थैंक यू सो मच एंड मिलता हूँ कल फिर तुम लोगों से, तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। खर्चे करते भाइयों पे, रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 के, और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे, जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो, भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।